अध्याय 3 कृषि। हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों वर्ष पहले चयन की गई फसलों का उत्पादन आज भी हम कर रहे हैं। प्रारंभ में फसल उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए किया जा रहा था। कालांतर में मनुष्य कपास, जूट आदि फसलों की भी खेती करने लगा। समय बीतने के साथ कृषि न केवल जीवन निर्वहन बल्कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी की जाने लगी। आज फसल उत्पादन लगभग एक व्यवसाय बन चुका है। इस कारण किसान उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देते हैं जिसमें अधिक लाभ मिल सके। फसल उत्पादन के इस व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं मानव की बढ़ती आवश्यकता ने फसल उत्पादन के प्रतिरूप में काफी बदलाव किया है। यह बदलाव फसल उत्पादन के स्थान एवं समय दोनों स्तरों पर देखा जाता है। भारत में फसल ऋतु। कृषि की विशेषता ऐसी है कि कहीं पूरे साल खेती की जा सकती है तो कहीं केवल वर्षा ऋतु में। हमें पता है कि भारत में साल भर एक जैसी जलवायु नहीं होती। इस कारण यहाँ साल भर एक जैसी फसल नहीं उगाई जाती। इसके उदाहरण भारत के विभिन्न भागों में उपलब्ध हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के सिंचित क्षेत्रों में बारिश में धान, ठंड में गेहूं या सब्जियां तथा गर्मी के मौसम में सब्जियों की खेती की जाती है। वर्ष के विभिन्न मौसम में फसल की किस्में बदल जाती हैं। भारत में वर्ष को फसलों के उत्पादन की दृष्टि से 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। इन तीनों ऋतुओं में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में भिन्नता है। इस कारण तीनों ऋतुओं में भारत में अलग फसल देखने को मिलती है जो अग्रांकित है। पहला, खरीफ। इस ऋतु का आरंभ मानसून के आगमन के साथ ही हो जाता है। मानसूनी वर्षा लगभग पूरे भारत में होती है। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इसलिए इस ऋतु में देश के लगभग पूरे कृषि भूमि पर खेती की जाती है। इस ऋतु में मुख्यतः अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान वाली फसलें उपजाई जाती हैं। इस मौसम की मुख्य फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मडुआ, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि हैं। दूसरा, रबी। खरीफ समाप्त होते ही रबी की खेती शुरू हो जाती है जो पूरे शीत ऋतु तक चलती है। इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के कम हो जाने के कारण कृषि सिंचित अथवा नमी वाले प्रदेशों में ही की जाती है। इस ऋतु में बोई गई भूमि का रकबा खरीफ की तुलना में बहुत कम हो जाता है। इस ऋतु में शीत बर्दाश्त करने वाली फसलें बोई जाती हैं। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, तोरिया, सरसों, अलसी, मसूर, चना आदि हैं। शीतकाल में जहां कुछ वर्षा होती है या सिंचाई द्वारा पानी की उपलब्धता अधिक है, वहां धान की फसल भी ली जाती है। उदाहरण के लिए इस काल में पश्चिम बंगाल में धान की खेती की जाती है। तीसरा, जायद। शीत ऋतु के बाद इस ऋतु का आगमन होता है। इसे गर्मा कृषि भी कहते हैं। इस मौसम में वर्षा नहीं होती, इसलिए इस समय केवल उन्हीं भागों में खेती की जाती है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इस मौसम में बोया गया क्षेत्र और भी संकुचित हो जाता है। आमतौर पर इस मौसम में नदियों के किनारे, झील के निकट, निम्न मैदानों के सिंचाई सुविधा युक्त भागों तक ही फसल का क्षेत्र सीमित हो जाता है। अधिकांश भूमि पड़ती पड़ी रहती है। यह मौसम ग्रीष्मकाल की फसलों का है। इसमें उच्च तापमान सहने वाली फसलों का उत्पादन होता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां आदि हैं। इस मौसम में सिंचाई आधारित धान की भी खेती की जाती है जो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में देखी जा सकती है। भारत में फसल उत्पादन। फसल उत्पादन का अर्थ कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा से है। विगत 60 वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में अनाज का कुल उत्पादन 1950-51 में 51 मिलियन टन था,
जो 2010-11 में बढ़कर 244 मिलियन टन हो गया। अनाज के उत्पादन में विगत 60 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। इसी काल में जनसंख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई है। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। देश में 1950-51 में दाल का उत्पादन 8 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 18 मिलियन टन हो गया। इस काल में दाल के उत्पादन में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई। देश में 1950-51 में तिलहन का उत्पादन 5 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 32 मिलियन टन हो गया। यह पहले से 6 गुना अधिक है। इस प्रकार देश में दाल के उत्पादन में कम वृद्धि हुई। सभी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि एक समान नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इस बात को समझ सकते हैं। विगत 60 वर्षों में भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, निरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। दूसरा, सिंचित भूमि में वृद्धि। तीसरा, उत्पादकता में वृद्धि। निरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। बोए गए क्षेत्र का आशय उस भूमि से है जिस पर फसल बोई जाती है। यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। भारत का क्षेत्रफल निश्चित है। इस निश्चित भूमि के अलग अलग उपयोग हैं। इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं तो दूसरी भूमि कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कृषि भूमि का विस्तार करना हो तो जंगलों को साफ करना होगा। 60 वर्ष के आंकड़ों में हम कृषि भूमि में विस्तार देखते हैं। कृषि भूमि में यह विस्तार 1950 के दशक में ही हुआ है। इसके बाद विगत लंबे समय से यह स्थिर अवस्था में है। थोड़ा बहुत फर्क परती भूमि के कारण एवं कृषि भूमि के अन्य उपयोग के कारण आता है। तालिका 3.2 भारत में निरा बोया गया क्षेत्र। वर्ष 1950-51 में निरा बोया गया क्षेत्र 119 मिलियन हेक्टेयर था। वर्ष 1990-91 में निरा बोया गया क्षेत्र 143 मिलियन हेक्टेयर था। वर्ष 2000-2001 में निरा बोया गया क्षेत्र 141 मिलियन हेक्टेयर था। वर्ष 2010-11 में निरा बोया गया क्षेत्र 142 मिलियन हेक्टेयर था। निरा बोया गया क्षेत्र का अर्थ है उस वर्ष के दौरान सभी फसलों के लिए बोया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जो उस वर्ष के दौरान एक से अधिक बार बोया गया हो। सिंचित भूमि में वृद्धि। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कृषि हेतु भूमि का विस्तार नहीं कर सकते, किंतु इसके उपयोग की बारंबारता में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई की सुविधा यही करती है। कृषि के लिए एक प्रमुख आवश्यक कारक पानी है। वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जिससे अधिकांश भागों में कृषि की जाती है। लेकिन बारिश के मौसम के बाद पानी के अभाव में अधिकांश भूमि परती पड़ी रहती है। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया। इससे कुछ भूमि पर वर्षा काल के बाद भी कृषि संभव हो पाई। 1950-51 में देश में कुल 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। 2010-11 में इसमें 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई और यह 64 मिलियन हेक्टेयर हो गई। इसमें से कुछ भूमि ऐसी भी है जिस पर 2 बार सिंचाई की सुविधा संभव है। यदि इस कुल कृषि भूमि को प्रतिशत में देखें तो 1950-51 में देश में 16% भूमि सिंचित थी। 2010-11 में इसमें लगभग 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई और यह 45% हो गई।
सिंचाई की सुविधा के विस्तार से उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा तथा एक ही खेत में रबी एवं जायद मौसमों में उत्पादनों का विस्तार किया गया। इसके लिए पानी की आवश्यकता थी। पानी की यह आवश्यकता बांध एवं भूमिगत जल से पूरी की जा रही है। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से इसका स्तर नीचे जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा में भूमिगत जल स्तर 4 से 6 मीटर नीचे चला गया। इससे कई नलकूप सूख गए। इस प्रकार भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे नलकूप सूख जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उतने ही जल का उपयोग करें जितने का रिचार्ज संभव हो सके। उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता का आशय निश्चित भूमि पर फसल के उत्पादन से है। ऊपर हमने देखा कि भूमि की मात्रा निश्चित है, इस पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है। इस कारण मानव ने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया और उसमें एक सीमा तक सफल भी रहा। उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं एवं मक्का की फसल में दर्ज की गई। देश में 1950-51 में गेहूं की उत्पादकता 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010-11 में बढ़कर 2938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसी काल में मक्का की उत्पादकता 547 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2540 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसके विपरीत दाल की उत्पादकता में गेहूं और मक्का की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की गई। देश में 1950-51 में दाल की उत्पादकता 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010-11 में बढ़कर 689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपाय अपनाए गए। इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग किया गया। पहले पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। इन बीजों का अनुसंधान कर नए अधिक उपज देने वाले बीज तैयार किए गए। पारंपरिक बीजों की तुलना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति का आधार उन्नत बीजों और उर्वरकों को माना जाता है। रासायनिक उर्वरक उत्पादकता में तात्कालिक वृद्धि का माध्यम है। 1965-66 में भारत में मात्र 7.6 लाख टन उर्वरकों का उपयोग किया गया था, जो 2001-2 में बढ़कर 174 लाख टन हो गया। उत्पादन में वृद्धि के चलते रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के दीर्घकालिक दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगे। इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादक क्षमता में कमी आ रही है और खेत बंजर बनते जा रहे हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग पंजाब में किया गया, इसलिए सर्वाधिक दुष्परिणाम भी वही नजर आ रहे हैं। हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं, जिनसे कई बीमारियां फैल रही हैं। इस अंधेरे रास्ते से निकलने के लिए उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के विकल्प ढूंढने की जरूरत है। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक काफी महंगे होते हैं। इन कारणों से उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई। भारत में अधिकांश सीमांत किसान हैं, जो महंगी उत्पादन लागत वहन करने में अक्षम हैं। यदि किसान महंगी उत्पादन लागत के द्वारा फसल उत्पादन में निवेश करते हैं और किसी प्राकृतिक प्रकोप, कीट आदि से फसल नष्ट हो जाए, तो किसान के पास कुछ नहीं बचता है। यदि फसल का उत्पादन हो भी जाए और फसल का उचित मूल्य बाजार से प्राप्त न हो, तो भी किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। फसल प्रतिरूप में बदलाव। सांकरा गांव की कहानी। किसी भी क्षेत्र में फसल प्रतिरूप में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हम सांकरा गांव की कहानी को पढ़ते हैं।
यूं तो छत्तीसगढ़ में कई सांकरा नाम के स्थान हैं, किंतु यह सांकरा धमतरी जिले के नगरी तहसील का एक प्रमुख गांव है। धमतरी जिले का यह एक बड़ा गांव है। गांव के लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, किंतु अधिकांश लोगों का जुड़ाव कृषि से है। यहाँ की प्रमुख फसल धान है। पहले किसान धान की खेती खरीफ मौसम में करते थे, जो मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती थी। खरीफ के बाद रबी में चना, खेसारी, लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि फसल उपजाते थे। रबी की फसल अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में बोई जाती थी, किंतु लगभग 25 वर्ष पहले सोंढूर जलाशय से नहर द्वारा किसानों के खेत तक पानी दिया गया। इससे किसानों को अब खरीफ मौसम में भी वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता है। नहर के पानी से सिंचाई कर धान का उत्पादन करते हैं। खरीफ के अलावा रबी मौसम में भी किसानों को खेतों में भरपूर पानी दिया गया। यह पानी एक साथ दिया जाता है, जिससे सभी खेतों में पानी की इतनी मात्रा हो जाती है कि वहां आसानी से धान की उपज हो सकती है। किंतु कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चना, खेसारी, लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि नहीं हो सकती हैं। शासन के द्वारा किसानों को न केवल पानी उपलब्ध कराया गया, बल्कि धान की खरीदी की व्यवस्था भी की गई। इससे किसान धान की खेती की ओर प्रोत्साहित हुए और रबी फसलों में भी कई किसानों ने गेहूं, चना, अलसी, खेसारी आदि की खेती छोड़ दी। इससे प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ा और चना, अलसी, लाखड़ी आदि फसलों का उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार शासन के द्वारा उठाए गए कदम से गांव के फसल प्रतिरूप में बदलाव आया। किंतु आज यहाँ के किसान भी कुछ समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनका कहना है कि अब वे रबी मौसम में चना, खेसारी, गेहूं, अलसी आदि की खेती चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेतों में एक साथ पानी बहा दिया जाता है, जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही संभव है। किसान अब खेतों में एक ही प्रकार की फसल धान बार बार लगा रहे हैं। इससे खेतों की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। पहले वे एक धान की फसल बोते थे और दूसरी चना, लाखड़ी, अलसी आदि की फसल बोते थे, जिससे भूमि की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी। चना, खेसारी आदि दलहन वर्ग की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन को संवर्धित करने में सहायक होती है। आज खरीफ और रबी मौसम में धान बो रहे हैं, जिससे उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है। पहले खेतों में मछलियां होती थी, जो उनके भोजन का हिस्सा हुआ करती थी। लोग खेतों से मछलियां पकड़कर उसे सुखाकर उसका सेवन लंबे समय तक करते थे। लेकिन आज खेतों से मछलियां तो क्या, केचुए भी गायब हो गए हैं। गांव के लोगों का मानना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों ने सभी मछलियों को नष्ट कर दिया। अब उन्हें बाजार से बड़ी मछलियां खरीद कर खाना पड़ता है, जो सबके पहुंच में नहीं है। किसानों का यह अनुभव है कि अब वे खेत पर बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के खेती नहीं कर सकते हैं, किंतु पहले ऐसा नहीं था। वे गोबर की खाद की सहायता से खेती करते थे और उसमें कीटाणु नहीं लगते थे। अर्थात अब किसानों की दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ गई है। उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि दुकानों से ही खरीदना पड़ता है। भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। भूमंडलीकरण का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार अवरोधकों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान या व्यापार हो सके। आज कृषि एक व्यापार बन चुका है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जो अग्रांकित हैं। विकसित देशों की सरकारों द्वारा अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान दिया जाता है। उदाहरण के लिए
चावल उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 48% एवं जापान 89% सहायता देता है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 32% एवं जापान 99% सहायता देता है। विकसित देशों के द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहां के किसानों की फसल लागत कम या नहीं के बराबर हो जाती है। फसल लागत कम होने से विकसित देशों के कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग अधिक होती है। विकासशील देश ये अनुदान नहीं दे पाते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर 1.17% एवं गेहूं उत्पादन पर 3.83% कर टैक्स लिया जाता है। इससे इनके कृषि उत्पाद महंगे होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पाद पिछड़ जाते हैं। विकासशील देश विकसित देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का हमेशा विरोध करते हैं, किंतु विकसित देशों ने अनुदान देना बंद नहीं किया है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन रूपों में उनके आधारभूत स्तर पर हेरफेर कर दी जाती है ताकि उनमें विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सके। यह कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को जन्म दे रही है। अब अनाज एवं सब्जियों की किस्मों, उर्वरकों, कीटनाशकों, पौध पोषकों आदि द्वारा कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। अब यह उत्पादन प्रयोगशालाओं में सीमित न रहकर विशाल व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। इसमें लगभग $5 बिलियन राशि का निवेश हो गया है। इस उत्पाद में लगे फर्म 4-5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अनुसंधान पर ही खर्च कर देते हैं। पश्चिमी देशों में ऐसी 300 विज्ञान आधारित फर्म इस कार्य में लगी हुई थी, जिनको दुनिया की बहुराष्ट्रीय फर्मों जैसे एलाइट, साइनामिड, शेब्रोन, डुपोट, सीबागिगी आदि ने खरीदकर एक पक्षीय एकीकरण कर लिया है। परिणाम यह हुआ है कि एक ही कंपनी यदि बीज बेचती है तो उसके लिए विशिष्ट उर्वरक एवं कीटनाशक भी बेचती है, जिसके अभाव में बीज कामयाब नहीं होता। अर्थात किसानों को बीज खरीदते समय हमेशा उसी कंपनी से उर्वरक और कीटनाशक खरीदना पड़ता है। इस प्रकार एक देश का किसान उस विदेशी कंपनी पर आश्रित हो जाता है। इससे विकासशील देशों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है।